हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से और वहाँ जो गुज़िश्ता रोज़ नई अबूरी हुकूमत का ऐलान सामने आया है और उसके ऊपर ख़ास तौर पे इंटरनेशनल कम्युनिटी का रद्द अमल। गुज़िश्ता रोज़ अफ़गान तालिबान ने अपनी जो नई अबूरी हुकूमत है उसका ऐलान कर दिया। अभी तक तकरीबन 30 के करीब जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनके जो नाम हैं वो उन्होंने सामने आए हैं। उसके अंदर जो चंद अहम पोजीशंस हैं वो ये हैं कि मोहम्मद हसन खुंद जो है वो अबूरी वज़ीर आज़म हैं, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं और मौलवी अब्दुल सलाम हनफी जो है वो नायब वज़ीर आज़म होंगे। मुल्ला उमर के जो साहबजादे हैं मुल्ला याकूब वो दिफ़ा के, सिराजुद्दीन हक़ानी को दाखिला और अमीर ख़ान मुत्तकी को अमूर ख़ारजा जो है वो सौंपा गया है। इस हवाले से ऑब्वियसली इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी जो रिएक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। एक तरफ चीन की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि अफ़गानिस्तान के लिए वो $3 करोड़ की जो इमदाद है वो देंगे और ये भी कहा है कि नई अबूरी हुकूमत के साथ वो राब्ते जारी रखेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी बात की है अबूरी सेटअप के हवाले से और कुछ तशवीश का इजहार भी किया है। उन्होंने जो अमेरिकन हुकूमत के तर्जुमान हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ज़्यादातर जो नाम अनाउंस किए गए हैं उनमें कुछ ऐसे अफराद शामिल हैं जो अफ़गान तालिबान के रुकन थे या उनके करीबी साथी थे। साथ में ये भी कहा है कि काबीना के कुछ अफराद जो हैं उनकी वाबस्तगियों पे और ट्रैक रिकॉर्ड पर भी अमेरिका को कुछ तशवीश है। इसके साथ साथ अमेरिकी सदर जो बाइडन का बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान जो है वो बाज़ मामलात के ऊपर अफ़गान तालिबान से बात और एक मुआहदे के हवाले से नेगोशिएट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो बदलते हालात हैं उसकी वजह से अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करना ज़रूरी है। काबुल में इस वक्त क्या सोच पाई जा रही है और हुकूमत साजी के हवाले से या जो ऐलानात सामने आए हैं उसके हवाले से पाकिस्तान और आलमी बिरादरी क्या सोच रही है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद शहजाद चौधरी साहब। ये एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और अफ़गान अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो शहजाद चौधरी साहब। सर, नई हुकूमत का ऐलान हो गया, ऑब्वियसली बहुत कयासर आई थी, पर जैसे कुछ लोगों का कहना था पहले दिन से ही या एटलीस्ट जब से काबुल के ऊपर टेक ओवर किया अफ़गान तालिबान ने कि अब अफ़गान तालिबान के लिए ये अहम है और शायद उनके जो फील्ड कमांडर्स हैं उनकी तरफ से ये प्रेशर भी होगा, दबाव भी होगा कि वो अपने ही ज़्यादातर जो सीनियर लीडरशिप है उसको ही मुंतखब करे रादर देन के वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा था। सर, कीपिंग दिस कॉन्टेक्स्ट इन माइंड, जो अनाउंसमेंट्स गुज़िश्ता रोज़ हुई हैं आपके ख्याल में वो कितनी सरप्राइजिंग या एक्सपेक्टेड थी? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल। देखिए, मेरी नज़र में जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं वो सरप्राइजिंग इस तरह से थी कि जिनको प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया गया उनका नाम बहुत कम लोगों ने सुना हुआ है। इस वजह से मुझे लगता है कि एक कॉम्प्रोमाइज़ कैंडिडेट हैं, गो कि उनकी शोहरत अच्छी है तालिबान के रैंक्स के अंदर और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये है कि वो पहले भी कलीदी जगहों पे रहे हैं लेकिन वो किसी किस्म की एक सेंट्रलिटी या एक बहुत एमिनेंस के दाई कभी नहीं रहे और उन्होंने हमेशा अपने आप को पीछे रखा। शायद यही चीज़ उनके फेवर में काम की हो। लेकिन दूसरी बात वो ये है कि धड़ेबंदियाँ और गिरोहबंदियाँ ऐसी थी तालिबान के बीच में कि वो जो ज़्यादा पॉपुलर नाम थे उनको पीछे रखना पड़ा और एक कॉम्प्रोमाइज़ कैंडिडेट लाना पड़ा। दूसरा जो चीज़ सामने आती है वो ये है कि कोई ऐसे कर रहा है, ये फैसले कर रहा है जिसको अंदाज़ा है कि पूरे जो तालिबान जब हुकूमत में आ गया है, ये जो पावर की शेयरिंग है, पावर शेयरिंग इस नौइयत की हो जहाँ पर के अमीरुल मोमिनीन हों या कोई और उनकी सेंट्रल अथॉरिटी अपनी जगह पे कायम रहे। इतना स्ट्रॉन्ग वज़ीर आज़म ना आ जाए जो कि अमीरुल मोमिनीन की सेंट्रल पोजीशन को, अथॉरिटी को चैलेंज करे। तीसरा मुझे ये नज़र आता है
कि तालिबान एक मोनोलिथ नहीं था, कभी भी नहीं था। शायद इससे हमें अब समझ आनी चाहिए कि इस किस्म के जितने भी ग्रुप्स होते हैं, चाहे वो तालिबान हो, अलकायदा था, या और कोई ग्रुप्स दाइश या टीटीपी, इस किस्म के, ये मोनोलिथ नहीं होते। ये मुख्तलिफ लोगों को मिला के, मुख्तलिफ ग्रोहों और ग्रुपों को मिला के एक बड़ा ग्रुप तश्कील दिया जाता है, जिसको कोई भी नाम दे दिया जाए। सही। इसलिए इनके साथ जो डील करने का तरीका है, जब आप इनके खिलाफ लड़ रहे हो तो इनको एक एंटिटी और मोनोलिथ के हिसाब से मत डील कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपको इनडायरेक्ट अप्रोचेस और पॉलिटिकल अप्रोचेस से भी इसको मामले को सुधारा जा सकता है। ये मेरी नज़र में ये सबक सीखने वाला है कल की अनाउंसमेंट के बाद। अब आपका बड़ा सवाल कि इंक्लूसिव है या नहीं है, अगर आप कहें तो मैं जवाब देता हूं इंक्लूसिव का। देखिए, ये लोग अभी एक इंटरिम वेरी अबूरी क्विकली सर, सेटअप। ताहिर खान साहब हैज आल्सो जॉइंड अस, तो फिर हम उनको भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे, बट आप जल्द जवाब दे लें, मुकम्मल जी, करें। इफ यू प्लीज। तो वो ये है कि चूंकि अबूरी सेटअप है, तो उस अबूरी सेटअप के लिए उन्होंने इसको मुकम्मल और मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं दिया। इसका मतलब है कि वो स्पेस रखी है कि जहाँ पर अगर कुछ और लोग आना चाहें और शामिल होना चाहें या इनको करने पड़े तो उनकी जगह बनती रहे। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ माय एनालिसिस ऑफ द गवर्नमेंट कि अभी प्रोसेस ये चल रहा है। जी, ताहिर खान साहब भी हमारे साथ हैं। नाजरीन, एक सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, काबुल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो ताहिर साहब। ताहिर साहब, अभी जैसे शहजाद चौधरी साहब कह रहे थे कि सबसे अहम जो चीज़ है, और एटलीस्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज़ कि जो अनाउंसमेंट्स हमारे सामने आई हैं, इनसे साफ ज़ाहिर होता है कि ये एक मोनोलिथ नहीं है अफ़गान तालिबान। इनमें भी बहुत से गिरोह हैं, और जितने लोग अनाउंस हुए हैं इससे भी यही जाहिर होता है कि मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनको सबको रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई है। क्या सर आप भी गुज़िश्ता रोज़ की जो नाम है जो सामने आए हैं, अनाउंसमेंट है, इसी तरह देख रहे हैं कि अफ़गान तालिबान ने जो उनके दरमियान ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ या फैक्शंस हैं, उन सबको खुश करने की कोशिश की है, मुतमईन करने की कोशिश की है? बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जो एक तो कंदहार तो डोमिनेंट था अफ़गान तालिबान में, और है और रहेगा। ये कुछ लोग अभी भी बाहर हैं। ये यूनुस खालिस साहब की जो हिज़्ब इस्लामी है, यूनुस खालिस ने अपनी पार्टी को जब तालिबान आ गए तो उसमें ज़म किया था। सियासी दफ्तर में यूनुस खालिस के बेटे मुतीउल हक खालिस को तो वो मेंबर हैं, लेकिन गैर मुतवक्के तौर पे इस दफ़ा इसी काबीना में वो यूनुस खालिस के ग्रुप के लोगों को, बल्कि उसके फैमिली के लोगों को शामिल नहीं किया गया। हालांकि यूनुस खालिस का बेटा अनवारुल हक मुजाहिद इस वक्त काबुल में मौजूद है। तो कुछ लोग अभी बाहर है। मैं उसको नहीं कहूँगा मुख्तलिफ ग्रुप्स को, लेकिन कुछ लोग जो है वो तो तालिबान के साथ शामिल हुए थे। हक्कानीस का थोड़ा सा ये डोमिनेंट है आजकल जो मैं देखता हूँ कंदहारीस के अलावा। तो उसमें सिराजुद्दीन हक्कानी भी हो गए हैं, उसके चचा का इम्कान बिल्कुल भी नहीं था, हाजी खलीलुर रहमान खलील का। तो अभी हम उनसे बल्कि मिल कर के आए हैं। आजकल वो ये जो अक़वाम है मुख्तलिफ, आज तो उनके साथ अपने खौस के लोग आए थे। तो बहरहाल ये दुरुस्त है कि जो उसमें है, लेकिन तालिबान के लिए मुश्किल भी है। अब तालिबान में काफ़ी सारे लोग शामिल हो गए हैं, ग्रुप्स के अलावा भी शख्सियात शामिल हो गई हैं, तो लिहाजा बड़ा मुश्किल है। बड़ी अहम शख्सियात अभी तक बाहर हैं। एक तो यूनुस खालिस ग्रुप मैंने बताया, दूसरा जो उनके अपने शूरा के मेंबरान बाहर रहे, और वो शख्सियात जो पहले निज़ाम का हिस्सा थे। मसलन मौलवी अब्दुल कबीर एक बहुत बड़ा नाम है, जो मशरकी जोन था, ईस्टर्न जो उसके 3-4 प्रोविंसेस, उनके वो पिछली दौर में तालिबान के दौर में उसके सरबराह थे और आखिर तक थे। वो निगार के गवर्नर भी थे, वो बाहर हैं। फिर 2 मिलिट्री कमीशन के सरबराह बड़े मजबूत पावरफुल लोग हैं। इस जंग में उनका बहुत बड़ा रोल था, सदर इब्राहिम और अब्दुल कयूम जाकिर, तो वो भी बाहर है, उनको भी कुछ हिस्सा नहीं दिया गया। और भी काफ़ी सारे लोग हैं। तो बहरहाल तालिबान के लिए मुश्किल भी है लोगों को। एक मुल्ला हसन का नाम किसी ने पहले नहीं सुना था। मुल्ला हसन पुराने लीडर है, मुल्ला उमर के करीबी साथी है। और लेकिन अब मेरे ख्याल में जो उनके अमीर ने जो इंतखाब किया है, सारे लोग सारे लोग बात कर रहे थे मुल्ला बिरादर का कि उनको पोजीशन मिलेगी। फिर सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम आ रहा था, फिर मुल्ला याकूब का नाम आ रहा था। तो मुल्ला बिरादर को लिहाज से तो कर्नल किया गया है, डिप्टी बनाया है प्राइम मिनिस्टर का। उसकी मेरे ख्याल में इतनी वो नहीं होती डिप्टियों की हैसियत। बिल्कुल, सब यही कह रहे हैं कि उनकी तो डिमोशन हुई है ना वे।
एक किस्म की आप कह सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ को, ये जो शेख हिफतुल्लाह ने ये फैसला किया है मुल्ला हसन के हवाले से, मुल्ला हसन एक तो काफ़ी ज़यीफ़ है, ये सिम्बालिक होंगे लीडर, ये इनके सामने भी कम ही आएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन चूँकि वो जो उसके बारे में मैंने मालूम किया लोगों से, वो ये पब्लिक रिलेशन वाले बंदे नहीं हैं, खामोश तबाह बंदा है, मैंने सुना है खुश्क मिजाज बंदे हैं, तो वो मुमकिन है कि यह वाली खासियात जो हो, खसूसियात जो हो ये उनके अमीर को, कि वो ज़्यादा, देखो पहले आपने भी कहीं नाम नहीं सुना होगा मुल्ला हसन का, दीगर के नाम आते हैं, और मुल्ला बिरादर कितना प्रोमिनेंट था वो, लेकिन वो नहीं हुआ। तो शेख हिबतुल्लाह साहब ने सोचा होगा कि यही मुनासिब बंदा है, और ये असल में काबीना में 70 से 75% लोग पुराने हैं, जिस पे तालिबान एतमाद भी है, और तालिबान का एतमाद ज़रूरी है लीडरशिप के लिए कि आम तालिब का भी एतमाद हो। बिल्कुल ठीक। शहजाद चौधरी साहब, ऑब्वियसली जो पहले जब नाम सामने आए ये गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो सबसे पहला जो आई थिंक या एक प्रीडोमिनेंट रिएक्शन था जो बार बार आया सामने, वो यही था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत गुफ्तगू करती रही, जितना दबाव वो डाल सकते थे कि इंक्लूसिव हुकूमत जिस तरह की वो चाह रहे थे, या ख़वातीन के हवाले से जिस तरह के वो जेस्चर्स की उम्मीद कर रहे थे अफ़गान तालिबान से, उस तरह की कोई, जिसको हम कह सकते हैं ना, उन्होंने कोई इतना कंसोलेशन कंसोल करने की या कन्विंस करने की, तसल्ली देने की इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं की। और दूसरा, ऑब्वियसली बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका अभी भी नाम जो है वो टेररिस्ट लिस्ट के ऊपर है। ये क्या आपके ख्याल में, जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक़ है, यूएन का, बाकी वेस्टर्न ममालिक का, ये उनको क्या इस तरह का पैगाम देने की कोशिश है कि इनके नाम आप उतारें अब, बिकॉज यू विल हैव टू डील विद देम, या ये इसको हम दूसरी तरह इंटरप्रेट करें कि अफ़गान तालिबान ये कह रहे हैं कि अब हम जीत चुके हैं, अब दुनिया की तरफ से, या हमने दुनिया को इस वक्त कोई मैसेजिंग इस तरह की करनी नहीं, वी रियली डोंट केयर। बड़ा इंटरेस्टिंग, तालिबान एज अ ग्रुप कभी भी टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किए गए। उनमें से चंद लोगों को ज़रूर अक़वाम मुत्तहिदा की 1267 के नीचे कुछ चंद लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, जिनमें सिराजुद्दीन हक्कानी साहब का नाम लिया जाता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये तो अमेरिका चाहता है, या ये दुनिया में चंद ममालिक चाहते हैं। ये जो आप कहते हैं कि हमारी इंक्लूसिव, हमारी इस किस्म की ख्वाहिश थी, या दुनिया ने कहा कि ऐसी ख्वाहिश थी कि इस तरह के लोग शामिल होंगे, दुनिया की ख्वाहिश हो सकती है। ऐसे ही जैसे कि तालिबान बैठे ये ख्वाहिश करें कि अमेरिका में अगली मरतबा जब इलेक्शन हो तो उसके अंदर सिर्फ रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स ना हो, बल्कि एक मिल के हुकूमत बनाई जाए, तो ज़्यादा मुनासिब है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जब आपने एक पूरी 20 साल की जंग लड़ी, और किस लिए लड़ी कि आप वो जो फैसला करने की जो इख्तियार है वो आप अफ़गान अवाम को देना चाहते हैं, ना कि किसी बाहर की किसी इम्पोज्ड गवर्नमेंट को, इम्पोज सिस्टम को। तो मेरा ख्याल है कि वो खुद ही उसकी नफ़ी कर देता है उन उसूलों की जिनकी बुनियाद पे ये इस किस्म की क्रिटिसिज्म किया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए जब हम कहते हैं कि लार्जर वर्ल्ड में से वेस्टर्न वर्ल्ड निकाल दीजिए, बड़ा सवाल आज ये होगा कि इस्लामिक कंट्रीज़, खत्ते में जो बाकी जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, और फिर उसके बाद नेबर्स, ये 3 ग्रुप्स जो हैं, ये अफ़गान गवर्नमेंट को किस तरीके से देखते हैं। अगर इन 3 ग्रुप्स के नज़दीक, एकदम से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सही, अगले 3, 4, 6 माह के अंदर सही, लेकिन अगर ये 3 ग्रुप अफ़गान गवर्नमेंट के साथ मिल के चलने के लिए तैयार हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर वो जो रिजर्वेशन वहाँ पे वेस्ट के अंदर हैं, वो शायद इतनी ज़्यादा मानी खेज ना बने और इतनी ज़्यादा परेशान कौन ना हो। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, जो हम ब्रेक आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें शहजाद चौधरी साहब से और ताहिर ख़ान साहब से, और हम उनसे बात करें अफ़गानिस्तान के हवाले से। जी शहजाद चौधरी साहब, सर ऑब्वियसली अफ़गान तालिबान, जैसे आपने कहा कि ये उनका फ़ैसला था, पर सर जिस तरह की इतलात आ रही हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर, काबुल शहर में भी मुजाहरे हुए और शहरों के अंदर भी ख़वातीन उनके प्रोटेस्ट उन्होंने रजिस्टर करवाए, तो कीपिंग इन माइंड दिस के शहरों के ऊपर ही
मीडिया की भी अटेंशन रहेगी, ख़बरें भी वहीं से जनरेट होंगी। इतना मुश्किल होगा अफ़गान तालिबान के लिए सूरत हाल को मैनेज करना विद द काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट दे हैव अनाउंस्ड? देखिए, दिस प्रॉब्ली शुड नॉट बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर देम। आप 1996 से 2001 तक का ज़रा दौर देख लीजिए और मुझे बताइए कि उस दौर में इस किस्म के मुजाहरे तालिबान की हुकूमत के नीचे क्या किए जा सकते थे या उनका सोचा जा सकता था। और अगर नहीं हो सकते थे और नहीं सोचे जा सकते थे तो आज हो रहे हैं, तो अगर अभी भी कोई चाहता है कि ये पता करे कि ये तालिबानों से फ़र्क होंगे या नहीं, तो उसको जवाब मिल जाना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उनके प्रॉब्लम्स इससे बड़े हैं। उनके प्रॉब्लम्स ये हैं कि हुकूमत साजी कंप्लीट हो, अपना स्ट्रक्चर वापस मैकेनिज्म अपनी जगह पे आए, गवर्नेंस स्टार्ट हो, को पॉलिसी फॉर्मुलेशन स्टार्ट हो और फिर उसके बाद इकोनॉमी की कोई शक्ल निकले। ये उनके बड़े प्रॉब्लम्स हैं। ये उनके प्रॉब्लम्स नहीं है कि अच्छा कौन सा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी इस वक्त सेटिस्फाइड है और कौन सा शहर उनसे नाराज़ है। अफगानिस्तान ना एक या दो या चार शहरों पे कंसिस्ट करता है और ना ही 2-4 सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी पे एग्जिस्ट करता है। वो एक लार्जर एंटिटी है जिसमें 40 मिलियन के करीब लोग हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनके जो चैलेंजेस हैं, उनके इश्यूज आर मच लार्जर देन अ कपल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस। और वो अगर हो जाते हैं तो अच्छी बात है, लोगों को आवाज़ अपनी बयान करने का मौका मिलना चाहिए और अच्छा हुआ कि हो गया, और भी होने चाहिए इफ दे कैन सेटिस्फाई देम। बट द पॉइंट इज, अगर कोई समझता है कि ये डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स में शुमार नहीं होता और सिर्फ इलेक्शंस ही डेमोक्रेसी का इम्तिहान है या टेस्ट है, तो मेरा ख्याल है उसको फिर दोबारा रिव्यू करना चाहिए कि डेमोक्रेसी की वाइडर मीनिंग क्या है। बिल्कुल ठीक जी। ताहिर साहब, सर ऑब्वियसली पहले जिक्र कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं, ज़्यादा लोग उनको जानते नहीं थे। अगर मुल्ला बिरादर का नाम आ रहा था तो उनको इन अ वे डिमोट किया गया है। इसी तरह स्थानक ज़ई का भी बहुत नाम आ रहा था कि वो फॉरेन मिनिस्टर बनाए जाएंगे, मगर उनको डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया। तो सर इस देर ये कोई मतलब कि सिर्फ रैंडम ये है कि यहाँ हम कोई इसका कोई तज्जिया भी कर सकते हैं कि यहाँ कोई पैटर्न भी आपको नज़र आ रहा है कि एक ख़ास तरीक़े के, या जो ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोग थे उनको किसी ख़ास वजह से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन से निचली वाली पोस्ट दी गई है? ये तो अब ज़रा मुश्किल है कि तालिबान का जिन्होंने फ़ैसला किया है, फ़ैसले तो किए हैं उनके अपने अमीर ने, क्योंकि यहाँ पे 21 अगस्त को जो शूरा का इजलास काबुल में हुआ था, उस वक्त भी मैं काबुल में था। तो बाद में जब एक मुलाकात होगी तो उस वक़्त दो मुल्ला याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी को ये ज़िम्मेदारी दी गई थी कि आप काबीना के नाम तजवीज़ करें। और बाद में फिर थोड़ा सा मुल्ला बिरादर ने, जो मैंने यहाँ सुना ज़िम्मेदार लोगों से, उन्होंने इतराज़ किया कि ये अहम मामला है तो मज़ीद लोगों को शामिल करें। तो उसमें फिर उन्होंने नाम भी तजवीज़ किए थे। तो बहरहाल कुछ ना कुछ चीज़ें तो होती है। तो बहरहाल नाम गए थे और फ़ैसला तो आखिरी इनके अमीर ने किया है। अब उनके जहन में किया था कि कौन कहाँ हो। मेरे ख़्याल में चूँकि इसमें कोई शक नहीं है कि अभी भी जो काबीना है उसमें कंदहार के लोग ज़्यादा हैं। अमीर भी जो है इनका जो हुकूमत के सरबराह भी है वो भी कंदहार के हैं, फिर मुल्ला याकूब भी कंदहार के हैं, फिर काफ़ी सारे। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा शायद वो गैर कंदहारी वाले फैक्टर की वजह से मुत्तकी को वज़ीर ख़ारिजा बना, हालांकि शेर अब्बास तानकज़ई भी वो नहीं है, कंदहार के नहीं है। तो बहरहाल ये पहले भी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर थे शेर अब्बास तानकज़ई। तो कुछ चीज़ें तो है, तंजीमों में होती है, तहरीकों में होती है, कुछ ज़ाहिर बात है लोग करीब होते हैं। अच्छा, वेरी क्विकली तार साहब, बिकॉज़ वी रन आउट ऑफ टाइम, आप पूछना था कि ये इंटरिम कुछ आपको अंदाज़ा है या कुछ अफगान तालिबान कहते हैं कि ये इंटरिम हुकूमत कितनी देर चलेगी? अभी टॉकिंग अबाउट मंथ्स और वीक्स? खास तो वक्त नहीं दे, नहीं, इतना जल्दी तो नहीं होगा। बड़े मुश्किल से तो 3 हफ्तों में तो ये काबीना का ऐलान हुआ है और काफ़ी सारे लोग काबीना में है। कुछ लोग मुमकिन है कि उसमें मज़ीद शामिल हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो मौजूदा टीम है इसमें इतनी जल्दी तब्दीली हो। तालिबान का निज़ाम देखो ना, उसके अमीर अभी तक सामने नहीं आए, बल्कि कंदहार पे उन्होंने कहा था जब 3 दिन शूरा का इजलास हुआ था कि उन्होंने सदारत की, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ एक शूरा के मेंबर ने खुद बताया कि वो नहीं आए थे वहाँ पे। तो अभी देखो ना, कल भी एक्सपेक्टेड था कि शायद उनके आवाज़ में कोई मैसेज आ जाए, लेकिन नहीं आया कल।
ऐलान हो गया, स्पोक्समैन ने किया है। तो लिहाजा अब ये बड़ा मुश्किल काम है तालिबान को। उनका कासिद आता है, अमीर का कासिद आता है, मैसेज लाता है, फिर मैसेज दोबारा जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी इसमें जल्दी तब्दीली होगी। और ये सरपरस्त का वैसे जो एक्टिंग है, ये अफगानिस्तान में एक रिवायत है। जब अशरफ गनी की हुकूमत के अभी आप वजीरों को देखे, अक्सर एक्टिंग होते थे, सरपरस्त होते थे, क्योंकि उसकी मंजूरी काबीना ने देनी, माफ़ कीजिएगा, पार्लियामेंट ने देनी थी। अब तो पार्लियामेंट नहीं है, तो इन्होंने वैसे वो मुमकिन कि वही रिवायत भी इन्होंने रखी हो कि सरपरस्त कहे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई तब्दीली इतनी जल्दी होगी, ये चलता रहेगा सिलसिला। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मीडिया के हवाले से, और जो हुकूमत एक नई मीडिया अथॉरिटी बनाना चाह रही है और उसके ऊपर अपोजिशन, मीडिया, सिविल सोसाइटी का रद्द अमल। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल का, और इसके ऊपर जो सेनेट की कायमा कमेटी है उसका, और जो मीडिया की तंजीमें हैं उनका जो रद्द अमल सामने आया है। हुकूमत बार बार इसरार कर रही है, ज़ोर डाल रही है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो क़याम है वो बहुत अहम है। पाकिस्तान के अंदर मीडिया, ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया की वजह से तब्दीलियां आई हैं, बहुत ज़रूरी है कि सब जो क़वानीन हैं उनको अपडेट किया जाए। और उनकी जो सलूशन है इस हवाले से वो ये है कि जितने भी एग्जिस्टिंग क़वानीन हैं उन सब की जगह एक नया ओवर राइडिंग बिल हो, और वो PMDA उसको कहलाते हैं, कि एक सिंगुलर अथॉरिटी हो मीडिया डेवलपमेंट, और चाहे सोशल मीडिया हो, TV चैनल्स, अखबारात, वो सब उससे के नीचे आए। मगर जो इसमें सबसे दिलचस्प या हमें कहना चाहिए कि फ़िक्र की बात है वो ये है कि इतना एक एम्बिशियस प्रोग्राम है, मगर अभी तक इसका जो बिल है वो सामने नहीं आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात है उसके अंदर भी यही मौजू जो था ज़ेरे बहस था। जो सरबराह हैं सेनेटर फैसल जावेद और बाकी अराकीन, उन सब ने इस बात पर नाराज़गी का इजहार कि कमेटी जो है उसके सामने अभी तक ये बिल जो है ये पेश नहीं किया गया, और हुकूमत उनके सवालात जो लोगों ने उठाए उनका कोई जवाब ऐसा दे नहीं पाई जिससे उनको इत्मीनान होता। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि जो वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब साहब हैं उन्होंने बहुत कोशिश की और यकीन दिलाया सेनेट कमेटी को कि इस बिल के अंदर कोई इस तरह की क्रिमिनल सज़ा की तजवीज़ नहीं है, सिर्फ जुर्माने जो हैं वो तजवीज़ किए गए हैं। अब दूसरी तरफ मीडिया तंजीमों की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से भी बहुत सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है। PFUJ और मुख्तलिफ जो प्रेस क्लब्स हैं उन्होंने ये कहा है कि वो पार्लियामेंट हाउस और दीगर मुकामात के ऊपर एहतजाज भी करेंगे। इस सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। ये रुकन है सेनेट कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। बट नाज़रीन, उनसे बात करने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्टे विद अस।